अरे जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और आग जल उठी तेरी मेरी। ना 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 ना, ऐसा नहीं। देखो देखो कोरोना से सारी दुनिया जल उठी, देखो देखो कोरोना से सारी दुनिया जल उठी। जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, जिंदगी बदल गई। सबकी जिंदगी अभी बदली बदली सी है। कोरोना ने सबको परेशान कर रखा है। दोस्तों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, हमें सैनिटाइजर लगाकर और मास्क लगाकर कोरोना से तो लड़ना ही है और साथ में अपने कर्तव्य पथ पर भी लगे रहना है। तो आइए आज हम अपने पढ़ाई का काम जारी रखते हैं। इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना चाहे कुछ भी करे, अपने कर्तव्य पर लड़ना है, ठीक है। तो आइए आज हम अपना पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब मैंने बताया था कि ये अनुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आता है ना। अनुसंख्यक गुणधर्म हमने शुरू दिन पढ़ा था। तो आज हम अपेक्षित अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया था कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, मतलब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जिस कारण से उनके बीच जो बंध होता है वो क्या हो जाता है, यदि स्ट्रांग हो गया तो क्या होता है, वाष्प बनने की जो प्रवृत्ति हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाष्प दाब में जो कमी होती है ना, उसी वाष्प दाब में जो कमी है उसे ही क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों, मान लिया जाए कि कोई विलयन है जिसमें विलायक और विलेय मिले हुए हैं, ठीक है। तो विलेय को क्या मानते हैं हम लोग, अवाष्पशील मानते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, माना कि विलायक का वाष्प दाब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीए बोलते हैं, है ना। विलायक के वाष्प दाब को क्या बोलते हैं, पीए बोलते हैं। एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है उसको क्या बोलते हैं जी, PaO। ये कोई नया चीज नहीं है, इनको हम पहले से जानते हैं। एवं इसी प्रकार विलेय का मोल प्रभाज्य, ये कितना होता है, XB होता है। क्योंकि हमको इन्हीं के बीच क्या करना है, संबंध दर्शाना है। ध्यान दीजिएगा, यदि विलयन का वाष्प दाब, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, PSO। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इसलिए इसको S दर्शाते हैं। यदि आप S नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक संकेत के रूप में है, PS लिख सकते हैं, अन्यथा इनको PA के बराबर लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इसको PA क्यों बोलते हैं, जब विलयन का हम भाप बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं, जब हम विलयन को मान लीजिए गर्म करते हैं या विलयन के सतह से भाप बन के उड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, तो भाप बन के जो उड़ रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो उस वाष्प में क्या विलेय के कण मौजूद रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, रहेंगे भी तो नगण्य मात्रा में रहेंगे। इसका मतलब जो विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें क्या मौजूद रहता है, विलायक ही रहता है। इसका मतलब जो विलयन का वाष्प दाब है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसका मतलब अतः लिख सकते हैं यहां पर, अतः PS बराबर होगा PA, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही चीज है ना। हालांकि ये विलयन का वाष्प दाब है
और ये विलायक का वाष्प दाब है। लेकिन हमको पता है जब वाष्प बन के उड़ रहा होता है तो जो मौजूद होता है वाष्प में वो क्या होता है, विलायक का ही वाष्प दाब होता है। इसलिए विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के ही बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चल के व्यंजक में काम आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम जो राउल्ट का नियम जानते हैं उसके आधार पर कुछ सूत्र लिखते हैं। अतः यहां पर लिखेंगे राउल्ट के नियम से। अब राउल्ट के नियम से हम क्या जानते हैं जी, राउल्ट का नियम होता है PA बराबर PA0 और XA, है ना। यहां पर XA भी होता है और XB भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहां पर किसके लिए ले रहे हैं जी, ये किसके लिए है, ये देखो ये क्या है, विलायक के लिए है ना। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। और ये किसका वाष्प दाब है, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने इनसे पहले पढ़ा था कि यदि इसमें दो चीजें मौजूद हो, विलायक एवं विलेय के लिए मोल प्रभाज, इसका हमने सूत्र पढ़ा था, आपको याद होगा, मोल प्रभाज है ना, ये मोल प्रभाज है। तो मोल प्रभाज बराबर कितना होता है जी, मोल प्रभाज का सूत्र हमने पढ़ा था XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1 होता है। जहां ये क्या है, विलायक का मोल प्रभाज और ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। और मैंने आपको उस दिन जब मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन टच करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ आएगा। वैसे भी आज भी आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूं। देखिए यदि यहां पर देखो इस समीकरण नंबर 1 में हमको किसका मान रखना है, देखो XA का मान रखना है। तो XA को छोड़ के बाकी को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, XA बराबर 1 माइनस XB। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 2 बोलते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से देखो XA का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में किसका, XA का मान रखने पर। ठीक है, तो मैं यहां ऊपर में मान रख देता हूं। देखिए यहां पर समीकरण नंबर 1 में हमको क्या रखना है, उसका मान रखना है, मैंने मिटा दिया है। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, PA बराबर क्या था, PA0 और यहां पर क्या था, XA का मान था। तो यहां से देखो XA का मान यहां पे देखो लिखा ना, समीकरण नंबर 1 में XA का मान रखना है, तो इसका मान को यहां पे रखना है। तो जहां पे XA आया था तो यह जाएगा 1 माइनस XB। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं। तो ये अंश में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हर में हो जाएगा। ये शुद्ध विलायक का है और ये क्या है, विलयन का है। ध्यान दीजिएगा आपके बुक में यदि यहां पर PS लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सिद्ध किया था ना, यहां पर बताया था ना नीचे में मैंने, PS बराबर क्या, PA, दोनों का मान क्या है, बराबर है। इसलिए यहां पर PS भी आपकी बुक में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो यहां पर PS लिखो चाहे PA लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहां पर कितना बच गया जी, 1 माइनस XB। अब क्या करेंगे, जो ऋणात्मक वैल्यू दिख रहा है यहां पर देखो, तो ऋणात्मक को हम इधर ले आएंगे, मतलब XB इधर ऋणात्मक है, पक्षांतर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा XB बराबर 1 तो इधर ही है, अब ये ऋणात्मक था तो इधर आ गया तो धनात्मक हो गया। अब इस पूरे को हम पक्षांतर कर रहे हैं, याद रखें तिर्यक गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको पूरा उठा के उधर ले जा रहे हैं। तो इसके सामने कुछ नहीं था, मतलब क्या है, प्लस चिन्ह है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा PA और PA0, है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इसको क्या करेंगे, इसका पट्टे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान सकते हैं। तो दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसका जो लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो PA तो नीचे में आएगा ही, PA0 जो है, अब इनका गुणा इनके साथ होगा तो PA0 और माइनस ये क्या आ जाएगा, PA हो गया और बराबर XB। तो दोस्तों ये जो सूत्र है यही, तो दोस्तों ये जो सूत्र है वही क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है। जहां आप लिख लीजिएगा नीचे में, जहां PA0 माइनस
Pa ये क्या है? अब बताओ ये किसका वाष्प दाब है? ये शुद्ध विलायक का है। और मैंने बता रखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है किसी भी विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये किसका वाष्प दाब है? ये विलयन का वाष्प दाब है। तो इनका मान अधिक है ना, और इनका मान कम। उदाहरण के लिए इनका मान मान लीजिए 50 है और इनका मान 30 है, तो 50 में 30 घटा रहे हैं तो मान में क्या हो रहा है? कमी तो हो रहा है ना। 50 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कमी तो हुआ ना। कहने का मतलब इसका मान ज्यादा होता है और इसका मान कम होता है। तो क्या हो गया? ये क्या है ऊपर में? ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से बता रहा हूं। Pa0 है ना माइनस Pa, ये क्या है? वाष्प दाब में कमी है ना। इसको वाष्प दाब में कमी बोलेंगे और इसको पूरा को मिला के इसको बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, याद रहेगा। ऊपर क्या है? यहां पर जहां आप लिख लेंगे, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, जगह नहीं है, तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर Pa0 माइनस Pa, ये बराबर लिख लेंगे वाष्प दाब में कमी, और ये पूरा मिला के इतना बटे ये क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इनको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 3, जो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आगे चल के हमको क्या निकालना है? इनके आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। और दोस्तों याद रखिएगा, आणविक द्रव्यमान की गणना करना आता ही है, और ये न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में, ये तो बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। और बहुत दोस्तों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्या यहां से हम वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इतने को क्या कहा गया? इतना पूरा मिला के क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसके तुल्य है जी? विलेय के मोल प्रभाज के। अर्थात इसका हम परिभाषा बनाएंगे तो क्या कहेंगे? किसी विलयन का जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है विलेय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं? इनके आधार पर विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जो समीकरण 3 अभी निकाला है वो बहुत ही उपयोगी है, आगे वो काम आएगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, और समीकरण 3 तो याद रहेगा ही। तो यहां पर हम क्या करते हैं? माना कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा? Nb होगा, एवं विलायक के मोलों की संख्या ये क्या होगा? Na होगा, है ना? है। तो मोल प्रभाज के सूत्र से, ध्यान दीजिएगा, अब मोल प्रभाज का सूत्र लगाना है, लेकिन हमको किसका मोल प्रभाज निकालना है? देख लीजिएगा, समीकरण नंबर 3 में हम किसका मोल प्रभाज निकाले हैं? XB का, मतलब विलेय का। तो हमको यहां पर भी XB का ही मोल प्रभाज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? XB बराबर, अब यहां पर जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा मोल प्रभाज वाला, तो उनको आसानी से सूत्र याद हो गया होगा, और जिसने नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसको मैं आई बटन में डाल दिया हूं, आप लोग जरूर देखिए। और यदि आप नहीं देखते तब भी समझ आएगा, लेकिन देखने से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यहां पर क्या होता है? मोल प्रभाज क्या होता है? जिसका मोल प्रभाज निकालना है, जैसे हम किसका निकाल रहे हैं? विलेय के लिए, तो उसका जो मोलों की संख्या होता है ऊपर में रहता है, और नीचे में कुल मोलों की संख्या, है ना? मतलब ये मोलों की संख्या देखो, ये किसका है? विलेय का, और ये किसका है? विलायक का। तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसका मोलों की संख्या ऊपर में रहता है, और नीचे में कुल मोलों की संख्या रहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि विलायक का भार WA एवं अनुभार, ये क्या होगा? अनुभार को A से दर्शाते हैं ना, M से, तो विलायक के लिए क्या हो जाएगा? Ma हो जाएगा। भार को W से दर्शाते हैं, वेट से, और अनुभार को मास बोलते हैं, तो मास से Ma विलायक के लिए। एवं इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे? विलेय का भार। तो विलेय का भार क्या हो जाएगा? यहां पर W तो रहेगा ही, क्योंकि भार से वेट से दर्शाते हैं, मतलब W से। ये क्या हो जाएगा? B एवं इसका जो अनुभार है वो कितना हो जाएगा? MB हो जाएगा। ठीक है, अतः यहां पर इस मान को क्या रखेंगे?
तो यहाँ पर हम इसको कुछ समीकरण नंबर बोल देते हैं। समीकरण नंबर 4 हो गए, क्योंकि 3 हमने बना रखा था। अब क्या करेंगे, इनका हम मान रख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि दोनों का ही मान जानते हैं। जैसे यदि हमें Na का मान निकालना है तो उनका भार कहाँ रहता है, ऊपर में, और उन्हीं का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कहाँ रहता है, नीचे में। तो ये Na के लिए हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर Nb के लिए हो जाएगा। तो Nb का जो भार है, विलेय का जो भार होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है, और उन्हीं का जो आणविक द्रव्यमान है वो कहाँ रहता है, नीचे में रहता है। ठीक है, तो इस मान को देखो, Na और Nb के मान को हमको किस में रखना है, समीकरण नंबर जो 4 दिख रहा है उसमें मान रखना है। तो आइए हम इसका मान रखते हैं। इतना को मिटा देता हूं मैं। ये देखो, अब इसी में हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो इसमें मान रख के देखते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा एक्स बी बराबर एन बी का मान यहां से रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी, मैं ऐसे लिख देता हूं। और यहां पर इनका मान, एन ए का मान यहां से आएगा। ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बटा एम ए और प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। ठीक है, अब चूंकि हमको पता है कि ये तनु विलयनों के लिए है, हमने पढ़े थे ना शुरू में कि राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है, तनु विलयनों के लिए, है ना। तो हमको क्या करना है कि ये देखो, यदि वो तनु विलयन के लिए है, मतलब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है। तनु विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। अब ध्यान दो, ये बटे में है, किसी संख्या को बहुत कम, मतलब शून्य से भी कम से भाग दें तो क्या उसके मान में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। या उनको जोड़ें तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर लिखेंगे तनु विलयनों के लिए क्या होता है जी, तनु विलयनों के लिए जो एन बी का मान है वो लेस देन होगा, बहुत ही, है ना। एन बी का मान छोटा है किससे, एन ए से। और कितना छोटा है, बहुत छोटा है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एन को सामने लिखेंगे ना इनको, तो ग्रेटर देन कर देंगे। इसका मतलब एन बी का मान क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इसके मान की क्या किया जा सकता है, उपेक्षा किया जा सकता है। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः एन बी की उपेक्षा करने पर, क्योंकि तनु विलयन के लिए इनका मान क्या होता है, बहुत कम होता है, एन बी की क्या कर सकते हैं, उपेक्षा करेंगे। कहां, नीचे में, मतलब किसका, डब्ल्यू बी और एम बी के मान को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, तो एक्स बी का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी और बटे, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत छोटा है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या बचा, केवल यहां पर नीचे में डब्ल्यू ए बटा एम ए। समझ आ गया। अब हमको पता है ये बट्टे हैं, ये भी बट्टे हैं और ये भी बट्टे हैं। जब बट्टे का बट्टे होता है तो नीचे वाला संख्या क्या होता है, ऊपर जाता है, तो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो उसको ऐसे कर देते हैं। तो ये देखो एक्स बी बराबर, यहां पर देख लीजिएगा, ये डब्ल्यू बी बटे एम बी था, देखो डब्ल्यू बी बटे एम बी, और ये बटे था, मतलब बटे का बटे। अब ये क्या हो जाएगा, बटे का बटे हो तो अंश का हर और हर का अंश, तो ये क्या हो जाएगा, अंश में हो जाएगा और ये हर में हो जाएगा। तो यहां पर गुना हो जाता है और ये उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एम ए बटे डब्ल्यू ए। ठीक है, इसको कौन सा समीकरण है, ये 5वां। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण नंबर 5 और ये एक्स बी का मान, तो क्या करेंगे, एक्स बी का मान कहां से आएगा, समीकरण नंबर 3 से। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से एक्स बी का मान किसमें, समीकरण नंबर 5 में रखने पर। ये समीकरण नंबर 5 है और कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है ना, समीकरण नंबर राइट है, ये समीकरण नंबर 5 ही है। तो ये समीकरण नंबर 5 है, इस समीकरण नंबर में हम क्या रखेंगे, एक समीकरण नंबर 3 से एक्स बी का मान, और एक्स बी का मान तो पता है, आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो चला के। तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स बी का मान रखने से, एक्स बी का मान हुआ था ऐसा, बराबर कितना आया था, ये तो यही है, एक्स बी का इधर ही रहेगा ये, एम ए, और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए।
अब मान किसका निकालना है, हमने हेडिंग में लिखा था ना कि हमको क्या निकालना है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो इसमें विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कौन सा है जी, इसमें देखो ये जो है Mb, इसी का मान निकालना है। तो इनको क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे। तो ये उधर है तो वो अंश में है कि हर में है, वो उधर है तो उधर हर में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो अंश में हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा Mb बराबर, अब ये है उसको तो हम जैसे है वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हम उसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये WB गुणित ये क्या है MA, ये गुना है, और नीचे में बट्टे में जो भी है उसको लिख देंगे ये। अब देखिए इसको, देखिए इनको हम उधर ले जा रहे हैं, याद रखिए पक्षांतर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या को हम ये नीचे था तो ऊपर लाए हैं, मतलब तिर्यक गुना करे हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो तिर्यक गुना ही करेंगे। मतलब ये अंश में है वो हर में हो जाएगा और जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। तो देखो ये हर में कौन सा है, ये हर में है, उधर जाके अंश में हो जाएगा। तो यहां पर ये ऊपर चला जाएगा PA0 और ये अंश में था वो नीचे जाएगा, हर में चला जाएगा, ये हो जाएगा PA0 माइनस PA। तो दोस्तों यही जो है आणविक द्रव्यमान की गणना है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अनिवार्यतः पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और साथ में इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस सूत्र को आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा और ये जो व्यंजक है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।